कौन थी वो? मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी। माँ ने मुझे फोन पर बताया, घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी ना, वहां पर एक नया कमरा बनवा लिया है। इतने सालों के बाद जैसे ही अपने घर में कदम रखा, कुछ अलग सा लगा। माँ, ये घर के पीछे की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है। तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताजा हवा मिल जाया करेगी। अब तो ये सब छोड़ और चल जल्दी से दूध पी ले। माँ, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी, आप सो जाओ। मैंने दूध का गिलास उठाकर उस खिड़की में रख दिया। पता नहीं कब आंख लग गई। अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कने की तेज आवाज आई। दूध का गिलास धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही दूध का रंग लाल हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। चारों तरफ धूप अंधेरा था। उस अंधेरे की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे छोटे बच्चे आपस में खिलखिलाकर मस्ती कर रहे हो। इतनी रात को इतने घनघोर अंधेरे में बच्चों की आवाज कैसे आ रही है? घड़ी में वक्त देखा तो ठीक 12 बजे थे। देखकर मैं सन्न रह गई। बुरी आत्माओं और भूतों की कई कहानियां मैं सुन चुकी थी। वक्त भी कुछ ऐसा ही था। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट। सुना था कि ऐसे वक्त में अक्सर बुरी आत्माएं औरतों का पीछा करती है, तो क्या मेरे पीछे भी? पसीने से तरबतर बड़ी मुश्किल से, जैसे कांपते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया। जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकलकर माँ के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटी, लगा कोई साया हवा की स्पीड से दरवाजे के सामने से गुजर गया। मेरे गले में अटक कर रह गई। मैं जोर से चीख कर माँ को बुलाना चाहती थी, लेकिन वो आवाज खुद मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो माँ तक कैसे पहुंचती? खिड़की के पल्ले एक बार फिर तेज हवा के झोंके से धड़ाम करके खुल गया और पूरी ताकत से मैं चीख पड़ी। जानती थी मेरी चीख की आवाज सुनकर कुछ ही सेकंड में माँ वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा कलेजा डर के मारे फटा जा रहा था। आखिर माँ ने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी? इतनी गहरी नींद में तो माँ कभी नहीं सोती। ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की। मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं पलटकर उस तरफ देख भी सकूं। हवा का एक सनसनाता हुआ झोंका उसी वक्त मेरे कानों से आकर टकराया। लगा जैसे किसी ने दबी हुई आवाज में धीरे से मुझसे कहा, चली जाओ यहाँ से। मैंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और एक बार फिर ताकत लगाकर जोर से चीखने की कोशिश की। मेरी आवाज उस कमरे की दीवारों से टकराकर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी। जितनी ताकत के साथ मैंने चीखने की कोशिश की थी, कुछ ही देर बाद उससे कहीं ज्यादा तेज और दर्दनाक चीख मुझे सुनाई देने लगी। ये आवाज ठीक मेरे पीछे खिड़की से आ रही थी। वो आवाज मेरे कानों में पिघलते हुए लोहे की तरह गिर रही थी। उन आवाजों में हैवानियत थी। वो आवाजें किसी इंसान की नहीं है, इतना मैं समझ चुकी थी। कांप रहे हाथों से मैंने अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश की। तभी अचानक मेरा हाथ बेड पर रखी टॉर्च पर पड़ा। किसी तरह ताकत लगाकर टॉर्च का बटन ऑन किया, लेकिन ये क्या? सामने दरवाजे पर 3 छोटी लड़कियां खड़ी हुई थी। उनके हाथ में स्टील के चमचमाते हुए चाकू थे। मैं घबराकर लड़खड़ाई और पीछे की तरफ हटी, लेकिन तब तक वो मेरे पास आ चुकी थी। उनकी गर्दन टेढ़ी थी और उनके हाथों के वो चाकू मेरे पेट को निशाना बनाने को तैयार। मैं जोर से चीखी, नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत मारो, मत मारो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। सोनाली, क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? उठ बेटा, क्या हुआ? हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंखें खोली। देखा तो दिन निकल आया था।
माँ मुझे जगा रही थी। मेरा चेहरा पूरा पसीने से लथपथ था। क्या हुआ बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं अभी तक अपने पूरे होश में नहीं थी। वो मेरे बच्चे को मार देगी माँ। वो लड़की मेरे बच्चे को। मैंने घबराकर अपने पेट को छुआ। सब कुछ ठीक था। और वो दूध जो रात को यहाँ पर गिर गया था, उसका रंग लाल हो गया था। माँ ने हंसते हुए दूध का गिलास मुझे दिखाया। तुमने दूध पिया ही नहीं, पूरा का पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। तुमसे कहा था ना सोनाली, सेहत के लिए लापरवाही ठीक नहीं बेटा। लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखा था। ये सपना कैसे हो सकता है? खून की प्यास पार्ट 1। काली अमावस की रात थी और रात के गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक औरत के चीखने की आवाजें पूरे जंगल के शांत माहौल को दहशत से भर रही थी। वो औरत इस तरह से चिल्ला रही थी जैसे किसी ने उसके बदन पर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। रात को अपने खेतों में पानी देने के लिए आया हुआ हरिया किसान अभी तक इन आवाजों को सुन नहीं पाया था, क्योंकि उसके बेटे किशन ने उसे नया नया मोबाइल फोन जो लाकर दिया था शहर से। और बस उसी मोबाइल फोन में ईयरफोन लगाकर वो कोई पुराना गाना सुनने में मग्न था। लेकिन जैसे ही गाना खत्म हुआ, उस औरत की चीखने की आवाज हरिया किसान के कानों से टकराई। हरिया का दोस्त रामू भी खेत में ही घाट पर गहरी नींद में खर्राटे मार रहा था। रात के उस सन्नाटे में औरत की चीखने की आवाज सुनकर ठंड के मौसम में भी हरिया किसान के माथे से पसीना टपकने लगा। रामू, अरे ओ रामू, अरे जल्दी उठ, क्या खर्राटे मारकर सो रहा है? अरे इतनी रात को ये जंगल में कौन औरत चीख रही है? पूरी तरह से चीख रही है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? अरे भूत आ गया क्या? चोर आ गया क्या? अरे न चोर आया है न भूत आया है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तूने इस औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है कि नहीं? अरे कौन सी औरत? अरे हाँ, ये आवाज है। तू पहले नहीं बता सकता था? पता नहीं कौन चुड़ैल जंगल में नाच रही है। हम घर चले जाते हैं। देखता नहीं, मैंने तो कानों में ये लगा रखा था। वो किशन ने लाके दिया ना शहर से, गाने सुन रहा था मैं। अरे लेकिन भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करे? अरे करना क्या है? भागो यहाँ से। भगवान जाने कौन है और क्यों इतना चीख रही है। और उस औरत के चीखने की आवाजें और ज्यादा तेज होने लगी है। हरिया और रामू के पैर डर के मारे कांप रहे थे। डर की वजह से ना वो वहां पर रुक पा रहे थे और ना ही अपनी जगह से आगे बढ़ पा रहे थे। तभी अचानक से सन्नाटा छा गया। सही मौका है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए भैया। रामू और हरिया अपना गमछा उठाकर दबे पैरों जंगल के रास्ते से गांव की तरफ चलने लगे। गांव की ओर जाने वाला ये एक ही रास्ता था और आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी। लेकिन अभी 2 मिनट पहले वो आवाज पूरी तरह बंद हो चुकी थी और जंगल में पहले जैसा सन्नाटा पसर चुका था। तभी अचानक से पेड़ों में किसी के चलने की सरसराहट रामू और हरिया को सुनाई दी। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ यार, ऐसा लग रहा है कोई इस तरफ ही आ रहा है। और तभी अचानक सामने पेड़ से एक साया रामू और हरिया के सामने उल्टा आकर लटक गया। ये देखकर रामू और हरिया की चीख निकल गई। वो दोनों डर के मारे बेहोश हो गए। वो साया जमीन पर आकर खड़ा हुआ। उसने रामू और हरिया के बालों को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अब तुम गांव वालों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुम सबको ले जाकर उस गड्ढे के नीचे दफन कर दूंगी। सबकी जान ले लूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह रामू की पत्नी कमला हरिया के घर आई और उसने हरिया की पत्नी सुमन से अपने पति के बारे में पूछा। सुमन, कल रात को ये तुम्हारे ही पति के साथ गए थे खेत पर, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। हाँ बहन, मैं भी वही सोचकर परेशान हूँ। मेरे पति भी अभी तक खेत से लौट कर नहीं आए। भगवान जाने क्या बात है, दोपहर होने आई है। अब तक तो उन दोनों को लौट कर आ जाना चाहिए था। क्या करे, कैसे पता करे कि वो दोनों कहाँ हैं?
मेरा बेटा भी शहर गया हुआ है, वरना उसी को भेज देते खेत पर। बहन, मुझे लगता है कि हम दोनों को वहां जाकर अपने पतियों को ढूंढना चाहिए। ठीक कहती हो तुम, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो दोनों जंगल के रास्ते खेत की तरफ आगे बढ़ती हैं। वहां जाकर देखती है कि हरिया और रामू आग जलाकर आग के ऊपर कुछ पकाकर खा रहे थे। आप यहाँ पार्टी बना रहे हैं और वहाँ घर पर हमारी जान सुखी जा रही थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं मर सकता, समझे तो? अरे तबीयत तो ठीक है, ये किस तरह की आवाज में बात कर रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, बस जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए खाना बनाकर खा रहे थे। अच्छा, इतनी बदबू आ रही है, ऐसा क्या बनाकर खा रहे हैं आप? जरा हमें भी तो बताइए। अरे भाभी, क्यों परेशान हो रही हैं? मांस पकाकर खा रहे हैं। एक जंगली जानवर कल रात को खेत में आ गया था, हम दोनों ने उसे मार दिया और बस उसी का मांस पक रहा है। आप भी खाइए ना, बहुत ही स्वादिष्ट है। दिमाग खराब हो गया है क्या आप दोनों का? आप दोनों मांस कब से खाने लगे, और वो भी जंगली जानवर का? चलिए अभी कभी घर चलिए। चलेंगे, लेकिन पहले ये मांस तो खत्म कर ले। कुछ देर बाद रामू और हरिया कमला और सुमन के पीछे पीछे गांव की तरफ चल देते हैं। रामू और हरिया की आंखें पहले जैसी नहीं रही थी, उनमें कुछ बदल गया था। रामू अपनी पत्नी कमला के साथ घर चला जाता है और हरिया अपने घर आ जाता है। देखिए, आपने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन आज के बाद ये रामू के साथ जाकर मांस पकाकर खाया ना, तो इस घर में घुसने नहीं दूंगी आपको। अरे दिमाग मत खराब करो, मैं वहाँ खाट पर लेटकर गाने सुन रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना आप। इतना तमाशा खड़ा कर दिया, दोपहर तक घर लौटकर नहीं आए और अब गाने सुनने। लेकिन हरिया घर के बाहर आंगन में जाकर चुपचाप लेट गया और गाने सुनने लगा। गाने सुनते सुनते हरिया को नींद आ गई। सुमन ने उसके कान से ईयर प्लग हटाया और अपने आप से कहा, जरा मैं भी तो सुनकर देखूं, ऐसे कौन से गाने सुनते हैं। उधर मोबाइल में एक अजीब सा गाना बजने लगा। सुमन ने घबराकर मोबाइल फोन दूर रख दिया। वो बुरी तरह से डर गई थी। तभी अचानक हरिया अपनी नींद से जागा और गर्दन टेढ़ी करते हुए सुमन के पास आया। क्या कर रही थी? गाने सुन रही थी? वो ये कैसा गाना सुन रहे थे तुम मोबाइल के अंदर? मौत है, मौत। अरे ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ, आज शाम को तुम मेरे साथ खेत चलोगी? लेकिन क्यों? और तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? अपनी गर्दन सीधी रखकर बात करो ना। वो मेरी गर्दन में सोते सोते थोड़ा दर्द हो गया है। मेरे साथ आज खेत चलो ना। तुम्हारे साथ पूरी रात रहना चाहता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं दिन दहाड़े? जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम पत्नी हो मेरी। पूरी रात खेत पर रहता हूँ। मुझे भी तो तुम्हारे पास आने का हक है कि नहीं? अच्छा ठीक है, चलती हूँ आपके साथ खेत पर, लेकिन फिर उस रामू को मत बुलाना। अरे कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम मेरे पास होगी तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ तुम और मैं और रात का सन्नाटा। शाम के वक्त हरिया सुमन को अपने साथ खेत पर ले जाता है। आसमान में चांद पूरी तरह से चमक रहा था। हरिया ने अपने खेत में बनी हुई छोटी सी झोंपड़ी के अंदर सुमन को अपने पास बिठा लिया और उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा, कितनी खूबसूरत हो तुम, बहुत सुंदर लग रही हो।
एक चांद से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ऐसी बातें मत करिए ना, मुझे शर्म आती है। अपनी आंखें खोलकर जरा मेरी तरफ तो देखो। अरे देखो तो सही। सुमन ने शर्माते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके होश उड़ गए। हरिया के बड़े बड़े दांत निकल आए थे और वो पूरी तरह से एक जानवर की तरह नजर आ रहा था। कौन हो तुम मेरे पति नहीं हो। कौन हो तुम, मुझे जाने दो। लेकिन हरिया ने सुमन के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसके नुकीले नाखूनों की वजह से सुमन के हाथ से खून बहने लगा था। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। कौन हो तुम, क्या करना चाहते हो? वही जो एक आदमी एक औरत के साथ करना चाहता है, और उसके बाद मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां पर तुम्हारा पति है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? कहाँ है मेरा पति? जंगल के बीचों बीच उबलते हुए पानी के तालाब में, वही है तुम्हारा पति। चलो चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। और इतना कहकर हरिया सुमन के ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ता है। आखिर कौन था वो जानवर, और क्या सुमन उसके शिकंजे से बचकर निकल पाई? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। डरावनी पत्नी। फुर्सतगंज नाम के एक शहर में मंगत अपने परिवार के साथ रहता था। मंगत की पत्नी सुनीता ने अभी कुछ महीनों पहले ही एक सुंदर बेटे को जन्म दिया था, जिससे अब मंगत की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। सुनो, बच्ची और घर का काम दोनों एक साथ करना मुश्किल हो जाता है। फिर काम में देरी होती है तो आपको भी दिक्कत होती है। क्यों ना हम कुछ समय के लिए किसी को मदद के लिए रख लें? ठीक है। मंगत और सुनीता ने यह निर्णय लिया ही होता है कि कुछ दिनों बाद शांता वहां काम मांगने आती है और मंगत शांता को अपने घर में काम पर रख लेता है। शांता कुछ ही दिनों में घर का सारा काम ठीक तरह से संभाल लेती है, जिससे सुनीता को अपने और बच्चे के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने लगता है। एक सुबह सुनीता जॉगिंग के लिए घर से बाहर जा रही होती है, तभी दरवाजे के सामने उसे कुछ चमकता हुआ रखा दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है। अरे, ये नींबू तो सोने की तरह चमक रहा है। कहीं सच में सोने का नींबू तो नहीं? रख लेती हूँ, बाद में इसकी जांच करा लूंगी। सुनीता नींबू को उठाकर अपनी अलमारी में रख देती है और जॉगिंग पर चली जाती है। दिन बीतता है, सब काम सही से चल रहे होते हैं। रात को सब खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन बीच रात करीब 1 बजे सुनीता अचानक अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है और अपने बच्चे को लेकर घर के बाहर मौजूद कुएं के पास पहुंच जाती है। बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है, जिसकी आवाज से मंगत की नींद भी खुल जाती है। अरे अरे, ये कहाँ रो रहा है? मंगत इधर उधर देखता है, पर बच्चा कहीं ना दिखने पर वो आवाज सुनते हुए दरवाजा खोल घर से बाहर निकल जाता है और सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जहां सुनीता बच्चे को गोद में लिए कुएं की दीवार पर खड़ी थी। ठहर जाओ सुनीता, ये तुम क्या कर रही हो? सुनीता मंगत की ओर देखकर कुछ अजीब तरह मुस्कुराने लगती है। मंगत तेजी से भागकर उसके पास जाता है और बच्चे को छीनकर सुनीता को दीवार से नीचे उतारता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम बच्चे को लेकर यहाँ क्यों आई? आखिर तुम करना क्या चाहती थी? मंगत ये बोल ही रहा होता है कि सुनीता बेहोश हो जाती है। सुनीता की हालत देख मंगत को कुछ समझ में नहीं आता। वो उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। आज से पहले सुनीता ने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर ये सब था क्या और क्यों? मुझे विशाल से बात करनी चाहिए। अगले दिन मंगत अपने मनोवैज्ञानिक दोस्त विशाल को फोन करके उसे सारी बात बताता है, जिसके कुछ ही देर बाद विशाल उनके घर पहुंच जाता है और सुनीता से बात करके उसके मन की दशा जानने की कोशिश करने लगता है। अरे तुम चिंता मत करो मंगत, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये स्लीप वॉकिंग का नतीजा हो सकता है। मैंने भाभी को दवाइयां दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। विशाल वहां से चला जाता है।
जिसकी कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर एक शाम जब मंगत ऑफिस से घर लौटता है तो अपने कमरे का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। जहां सुनीता ने एक बड़ी रस्सी पंखे से बांध रखी थी और दूसरा सिरा अपने मासूम बच्चे के गले में बांध रही थी। सुनीता, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमारे बच्चे की जान लेना चाहती हो क्या? हटो यहां से। मंगत सुनीता को धक्का दे बच्चे को गोदी में ले लेता है, जिसके बाद एक बार फिर सुनीता बेहोश होकर गिर पड़ती है। मंगत उसी वक्त विशाल को फोन कर घर बुला लेता है। विशाल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है? न जाने अचानक सुनीता को क्या हो गया है। वो बार बार अपने ही बच्चे की जान लेने की कोशिश क्यों कर रही है? अचानक भाभी को पड़ रहे इन सब दौरों का रीजन तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूं। बस तुम बच्चे का ध्यान रखना। विशाल सुनीता को एक इंजेक्शन लगाकर वहां से चला जाता है। शांता, मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं। आज बच्चे को तुम अपने पास सुला लो, मैं सुनीता का ध्यान रखता हूँ, ठीक है? बिल्कुल साहब, कोई दिक्कत नहीं है। शांता बच्ची को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सब सो जाते हैं। लेकिन करीब आधी रात होती ही अचानक मंगत को बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उठकर देखता है तो सुनीता अपनी जगह पर नहीं होती। नहीं। मंगत भागता हुआ शांता के कमरे के पास पहुंचता है, लेकिन शांता और बच्चा उसे कहीं दिखाई नहीं देते। आखिर ये दोनों कहाँ गए? मंगत आवाज सुनते हुए घर में इधर उधर घूम रहा होता है। आवाज तो बेसमेंट से आ रही है। आखिर शांता बच्चे को लेकर बेसमेंट में क्या करने गई है? वो फौरन बेसमेंट में पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शांता ने बच्चे को खून से बने गोले के अंदर लिटा रखा था और बगल में आग जलाकर वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। शांता के खुले बाल, लाल सुर्ख आंखें देख डर से मंगत के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। वो हिम्मत कर चुपचाप धीरे धीरे बढ़कर बच्चे को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तुरंत शांता ने एक लोहे की रॉड से उसके सर पर वार कर दिया। मर गया। अरे अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। खून से लथपथ मंगत किसी तरह अपना फोन निकाल विशाल को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ मंगत का बच्चा जोर जोर से रो रहा था और साथ ही शांता बिना रुके तेज आवाज में मंत्र पढ़े जा रही थी। ओम भट स्वाहा, आंकली कांकली स्वाहा, ओम भट स्वाहा, आंकली कांकली स्वाहा। कुछ देर बाद विशाल वहां आता है, पर शांता अपने मंत्रों में इतनी मग्न होती है कि उसका ध्यान उस पर नहीं जाता और इसी का फायदा उठाकर वो चुपके से लोहे के डंडे से शांता पर वार कर देता है और लपक कर उसे पकड़ रस्सी से बांधने लगता है। छोड़ मुझे, तू नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा यहाँ, छोड़। शांता को रस्सी से बांध विशाल बच्चे को गोदी में उठा लेता है। अपने बच्चे की जान बचती देख मंगत राहत की सांस लेता है। इतने दिनों से मेरे घर में जो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, उसके पीछे मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति नहीं, तेरा काला जादू था। बोल बोल, ये सब तूने ही किया है ना? बोल। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, सब मैंने किया और अगर आज ये बीच में नहीं आता तो मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती। एक मासूम बच्चे को मारकर आखिर तू कौन सा मकसद पूरा करना चाहती थी? कौन सा? कुछ सालों पहले मेरे बच्चे की मौत हो गई थी। अपनी काली विद्या की मदद से मैं इस बच्चे की बलि चढ़ा, इसके खून को अपने बच्चे की कब्र पर चढ़ा उसे जिंदा कर लेती, पर तूने मेरे बच्चे को फिर मार दिया। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। विशाल और मंगत पुलिस को बुला लेते हैं और शांता को उनके हवाले कर देते हैं। बुरा साया पार्ट 1। रात के लगभग 3 बजे थे। एक बेहद डरावनी दिखने वाली लड़की अमन के कमरे में जोर जोर से चीख रही थी। वो अपने लंबे नुकीले नाखूनों को अमन के शरीर में चुभाकर उसका खून पी रही थी। अमन बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। उस लड़की का चेहरा इतना खौफनाक था कि कुछ ही देर में दर्द और डर की वजह से अमन बेहोश हो गया। तभी अचानक अमन की आंख खुली और अमन चिल्ला पड़ा, बचाओ बचाओ,
वो लड़की मुझे मार देगी, वो मेरा सारा खून पी जाएगी, बचाओ। ये सुनते ही अमन की माँ सुशीला जी दौड़ कर आती हैं। अमन, क्या हुआ बेटा? तुमने वो बुरा सपना फिर से देखा क्या? ठीक हो ना तुम? माँ वो लड़की अभी भी यहीं पर थी, ठीक मेरे पास, और उसने मेरे शरीर में, देखिए ना, मेरा सारा खून। बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो। पता नहीं तुम्हें सपने ऐसे क्यों बार बार आते हैं। मैं पंडित जी से बात करती हूँ। मम्मी देखो, बाहर की एक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन बेटा अचानक इस तरह, तुम तो कह रहे थे कि इस वक्त वहां पर सारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। हाँ माँ, सरप्राइज तो मैं भी हूँ, लेकिन देखिए ना, हो सकता है कि कोई सीट खाली रह गई हो और शायद इसीलिए उन लोगों ने मुझे बुला लिया हो। देखो बेटा, सारी चीजें अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। आजकल ना बहुत फ्रॉड होता है, किसी चीज का पता ही नहीं चलता। और मम्मी, कमाल की बात तो ये है कि मुझे ये कॉल सीधा लंदन की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से आया है। यहाँ तो शायद मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। बेटा मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। अभी ये भी तो पता नहीं चला कि वो सपना तुझे बार बार क्यों आता है। तुम मत जाना बेटा। अरे डरो मत, कुछ भी नहीं है, वो सपना मुझे ऐसे ही आता होगा। कुछ ही दिनों के बाद अमन सारी तैयारी के साथ लंदन के लिए निकल जाता है। लंदन पहुंचने के बाद तो जैसे अमन की जिंदगी बेहद खूबसूरत हो गई थी। वहां की लाइफ में जाकर अमन बहुत खुश था। जैसे ही वो अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा, उसने अपने आप से कहा, हाँ, मम्मी पापा की फोटो यहाँ टेबल पर लगा देता हूँ, और ये मम्मी के हाथ के बने लड्डू, इनका तो क्या कहना। यहाँ विदेश में सब कुछ है, बस मम्मी के हाथ के खाने की बहुत याद आएगी। रात हो गई थी और अमन अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। आधी रात के बाद अमन को किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई दी। अमन नींद से जाग गया। अमन ने अपने बिस्तर पर वापस जाकर सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अरे, इतनी रात को ये गाना कौन गा रहा है? यार, कितनी प्यारी आवाज है। लगता है कोई लड़की गाने की प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन इतनी रात में कौन गाना गाता है? हो सकता है पास वाली गर्ल्स हॉस्टल की कोई लड़की होगी। एक बार जाकर देखता हूँ, आखिर ये लड़की है कौन? अमन अपने हॉस्टल के रूम से बाहर निकलकर दूर दूर तक ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रात के अंधेरे में उसे वहां कोई नहीं मिलता और गाना गाने की आवाज भी अचानक से चली जाती है। अगली सुबह अमन जैसे ही कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है, वो वॉश बेसिन में अपना मुंह धोने के लिए झुकता है और जैसे ही सर ऊपर उठाता है, अचानक से उसे आईने में एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? लगता है रात को मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है, इसीलिए मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। मैं तो डर ही गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अगली सुबह अमन अपने दोस्त से कहता है, अरे यार, एक बात बता, रात को हमारे हॉस्टल के पीछे कोई लड़की गाना गाती है क्या? बहुत प्यारी आवाज है। अरे नहीं यार, मैंने तो किसी की आवाज नहीं सुनी। मेरा रूम भी तो तुम्हारे रूम के ठीक बाजू में ही है। अरे यार, रात को लगभग 12 बजे के बाद तू जल्दी सो गया होगा शायद। अरे कम ऑन ब्रो, ये लंदन है, लंदन। यहाँ पर कौन जल्दी सोता है? और मैं तो वैसे भी रात को 2 बजे सोने वाले लोगों में से हूँ, पर मुझे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। जरूर तूने अपने कानों में ईयरफोन लगा के रखे होंगे। म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है ना तुझे, इसलिए बाहर की आवाज कैसे सुनाई देगी? हाँ यार, वो बात तो है। एक्चुअली म्यूजिक तो सुन रहा था मैं। ए अमन, क्या बात है यार, किसी से प्यार व्यार हो गया है क्या तुझे? हाँ? अरे नहीं, बस एक लड़की की आवाज रोज रात को सुनाई देती है। भाई बच के रहना। मैंने सुना है यहाँ कैंपस में ना चुड़ैल घूमती है। अरे कोई बात नहीं यार, अगर चुड़ैल है तो चुड़ैल सही।
उससे मिलूंगा मैं, और वो भी रात को। अमन जैसे ही अपने कमरे में जाकर सोता है, एक लड़की उसके सिर के पास आकर बैठ जाती है और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाती है। अमन घबराकर जाग जाता है। कौन है? कौन है? यहाँ पर, अभी यहाँ पर कोई था, कोई लड़की, लेकिन अभी तो कोई नहीं है। ये मुझे क्या हो गया है? लगता है कुछ दिनों से मैं अपनी फैमिली को ज्यादा ही मिस कर रहा हूँ, या फिर उस लड़की के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है जैसे यहाँ मेरे आसपास कोई और भी है। अमन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाता है तो अचानक से एक लड़की अमन के पीछे से आकर उससे बात करती है। हेलो, आप इंडिया से आए हैं ना? आपका नाम अमन है ना? ओह माय गॉड, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। क्या हुआ? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप इंडिया से है ना? जी हाँ, अब ठीक पहचाना आपने, मैं इंडिया से ही हूँ। और आप कौन? मैं यहाँ पास वाले कॉलेज में म्यूजिक की स्टूडेंट हूँ और मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। तो क्या रात के वक्त कैंपस के बाहर आप ही गाना गाती हैं? हाँ, आपने सुना? एक्चुअली ना, मुझे रात की खामोशी में गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, और कितने दिनों से आपकी आवाज सुनकर आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर आता हूँ आप गायब हो जाती हैं। चलिए ठीक है, हम दोस्त बन जाते हैं, उसके बाद मैं कभी गायब नहीं होंगी। अमन और निमिषा की दोस्ती हो जाती है। और फिर एक दिन, निमिषा, कितने महीने हो गए हमें एक दूसरे के साथ। मैं तुम्हें कहना चाहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू निमिषा। आई लव यू टू अमन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अच्छा सुनो, इसी खुशी में आज शाम को मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेकर चलूंगी। ठीक है मैडम, अब तो आप जहां लेकर चलेंगे मुझे चलना ही पड़ेगा ना। निमिषा अमन को एक बहुत अजीब और डरावनी जगह पर लेकर जाती है। ये कैसी जगह है? ये तो कहाँ लेकर आई हो तुम मुझे? जानते हो, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। देखो ना, यहाँ की राख जैसी काली जमीन, जले हुए पेड़ और ये सन्नाटा कितना खूबसूरत है। लेकिन मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। डर की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरा गाना पसंद है ना? मैं तुम्हें वो गाना सुनाती हूँ। निमिषा अचानक से अपना चेहरा दूसरी तरफ करके गाना गाना शुरू कर देती है। वाह, कितना अच्छा गाती हो यार तुम। आई लव योर वॉइस। गाते गाते अचानक से निशा की आवाज तेज हो जाती है और तेज होते होते उसकी आवाज एकदम डरावनी। ये देखकर अमन बुरी तरह से डर जाता है। निमिषा, क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या मजाक है कि तुम किस तरह से गाना गा रही हो? तुम ठीक तो हो ना निमिषा? चुप हो जाओ, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो तुम्हारा खून पी जाऊंगी। चुप हो जाओ। निमिषा ने जैसे ही पलट कर देखा, अमन के होश उड़ गए। निमिषा डरावनी चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके लंबे नुकीले दांत अमन का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहे थे। कौन हो तुम? और क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारी मौत। तुम तो वही हो जिसे मैंने हॉस्टल के आईने में देखा था। तुम्हारे चेहरे को मैं पहले भी अपने सपने में देख चुका हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम तो मेरा शिकार कब से ही बन गए थे मिस्टर अमन। और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दो मुझे। क्यों मारना चाहती हो तुम मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम जैसे यंग लड़कों का खून पीने में बहुत मजा आता है। तुम्हारा खून पीकर मेरी ताकत बढ़ जाएगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो लड़की निमिषा अमन को मार देती है। अगले दिन शाम के वक्त इंडिया में अमन के घर एक फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? सुशीला जी, हमें आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा अमन
अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात को उसने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा तो मेरे घर पर है, कल ही तो लंदन से लौट कर आया है। ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं आप पागल लोग। इतना कहकर सुशीला जी फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। सच क्या था? क्या जो घर पर था वो सच में अमन था या कोई और? क्या अमन मर चुका था? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, बुरा साया पार्ट 2। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं बेटा, लोग ना फोन करके कुछ भी बोल देते हैं। तुम्हारे कॉलेज से फोन था। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? मैं तो छुट्टी की एप्लीकेशन देकर आया हूँ। माँ क्या कह रहे थे वो? नहीं बेटा, जाने दो ना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मन खराब हो जाता है। मेरा लाडला बेटा इतने दिन बाद लौट कर आया, इन लोगों ने सारा मूड खराब कर दिया। रुक, मैं तेरे लिए खीर बनाती हूँ। सुशीला जी जैसे ही पलटकर किचन की तरफ जाने लगती है, अचानक से अमन का चेहरा बहुत डरावना और खतरनाक हो जाता है और उसकी शक्ल हूबहू निमिषा जैसी हो जाती है। अपनी गर्दन टेढ़ी करके अमन धीरे से कहता है, कॉलेज वाले ठीक कह रहे हैं माँ, आपका बेटा तो कब का मर चुका है। यहाँ पर आपका बेटा नहीं बल्कि मैं, निमिषा। थोड़ी देर के बाद, ये ले, तेरी पसंद की खीर बनाई है, अब जल्दी से खा ले बेटा। मैं बस अभी रसोई में बर्तन धोकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं ये सारी खीर खा लेता हूँ। मुझे तो खीर वैसे भी बहुत पसंद है। सुशीला जी रसोई से बाहर आती है। ला जल्दी से ये बर्तन दे दे मुझे। सुशीला जी अमन के हाथ से खाली कटोरी लेकर रसोई में धोने के लिए जाती है। तभी उनकी नजर कटोरी पर पड़ती है। उसमें बची हुई चावल लाल हो चुकी थी। अरे ये क्या, मैंने तो अमन को खीर खाने के लिए दी थी, लेकिन खीर के बचे हुए 2-4 चावल लाल रंग के कैसे हो गए? कहीं अमन के मुंह में कोई चोट तो नहीं लगी? सुशीला जी दौड़कर रसोई से बाहर आती है, लेकिन वो देखती है कि अमन वहां पर नहीं था। सुशीला जी उसके कमरे में जाती है। अमन बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। लगता है बहुत थक गया है, नींद आ गई है। ऐसे अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, बाद में पूछ लूंगी। लेकिन फिर भी चावल ऐसे लाल कैसे हो गए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगली सुबह जब सुशीला जी अमन के कमरे की तरफ जाती है तो उनकी नजर बिस्तर से नीचे लटक रहे लंबे बालों पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या है? अमन के कमरे में किसी लड़की के लंबे लंबे बाल। ये कौन है? अमन! क्या हुआ माँ? अरे इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? अभी यहाँ तुम्हारे बिस्तर पर किसी लड़की के लंबे लंबे बाल थे, बेड से नीचे लटक रहे थे बेटा। माँ, आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो मैं हूँ, देखिए, और कोई नहीं है मेरे अलावा। पता नहीं बेटा क्या हो रहा है। तेरे कॉलेज वालों ने जब से बताया है कि आपका बेटा मर चुका है, तब से बहुत डर गई हूँ। मैं कल से बस वही सब सोचने में लगी हुई थी, शायद इसलिए मुझे ऐसा लगा होगा। तो असली बात ये है, इसलिए आप इतनी परेशान हैं। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। पूरा दिन निकल जाता है। रात को लगभग 10 बजे सुशीला जी के मोहल्ले में जोर जोर से शोर मचने लगता है। सुशीला जी घर से बाहर निकल कर आती हैं। अरे क्या हुआ? आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे गजब हो गया, हमारे पड़ोस में रहने वाला महेश है ना, किसी ने उसे जान से मार दिया। अरे ऐसे कैसे? लेकिन इससे पहले तो कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। किसने मारा और कहाँ मारा महेश को? अरे सुशीला बहन, गर्दन काट कर खा गया है कोई। ऐसा लगता है जैसे किसी भेड़िए का काम है। भेड़िया? इंसानों की बस्ती में भेड़िया क्या करने के लिए आएगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? अरे सुशीला जी, वो सही कह रहा है। खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोइए, भगवान जाने कौन सी आफत आई है अब। जानती है, महेश के शरीर का सारा खून पी लिया था उस भेड़िए ने।
सूखा कंकाल पड़ा मिला है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने उसे देखा था। लगभग 8 बजे के आसपास दुकान से लौट कर आ रहा था और उसके बाद अपने ही घर के बाहर इस हालत में मिला है। भगवान भला करे, ऐसा कौन हत्यारा आ गया हमारे मोहल्ले में। अच्छे से दरवाजा बंद करके सो जाती हूँ। माँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके पास। अच्छा ठीक है बेटा, तू अपने कमरे में जाकर सो जा, मैं भी जाकर सो जाती हूँ। सुशीला जी डर के मारे अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह जल्दी उठती है और घर के काम करने लगती है। अमन अभी तक अपने कमरे में सोया हुआ था। सुशीला जी कपड़े धोने लगती है और तभी अचानक उनकी नजर अमन की शर्ट पर लगे खून के धब्बों पर पड़ती है। ये आजकल क्या हो रहा है? कहीं अमन को कोई बीमारी तो नहीं हो गई? पहले उसकी कटोरी में खून था और अब उसकी शर्ट पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। आखिर बात क्या है? जाकर देखती हूँ। सुशीला जी चुपचाप अमन के कमरे की तरफ गई। उन्होंने देखा कि बेड पर कोई लड़की थी जिसके लंबे लंबे बाल लहरा रहे थे। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। ये देखकर सुशीला जी बुरी तरह से डर जाती हैं। कौन हो तुम? कौन हो? और यहाँ मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही हो? तभी अचानक से वो लड़की पलट कर देखती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि निमिषा थी, लेकिन आवाज अमन जैसी थी। निमिषा अमन की आवाज में बात करती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी हैरान क्यों हैं? आप चाहती थी ना मैं लंदन से वापस आ जाऊं, तो मैं आ गया, लेकिन मरने के बाद। पागल हो गए हो तुम? और तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा मेरे बेटे से मिलता है। कहाँ है मेरा अमन? माँ, मैं अमन ही तो हूँ, बस मेरा शरीर निमिषा का हो गया है। ये निमिषा मुझे लंदन में मिली थी और जानती हैं, वो मर चुकी थी। बस मेरी आत्मा ने निमिषा का शरीर ले लिया, तो अब से आपके पास निमिषा और अमन दोनों रहेंगे माँ। और इतना कहकर निमिषा जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर सुशीला जी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन निमिषा अपने लंबे बालों से एक रस्सी बनाकर सुशीला जी को पकड़कर खींच लेती है। माँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और खबरदार, जो घर से बाहर कदम निकाला तो आपने सुना नहीं, कल किसी ने महेश की गर्दन खा ली, उसे कच्चा चबा गया। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बचा लूंगी। कुछ नहीं होगा मुझे। महेश की किसी से दुश्मनी होगी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ होगा। नहीं माँ, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, बस मुझे बहुत प्यास लगी थी और मुझे किसी का खून पीना था, इसीलिए ये काम मैंने ही किया है। क्या तुमने? मतलब वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि तुम? हाँ, भेड़िया कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और जानती हैं, मुझे अब फिर से बहुत प्यास लग रही है, खून पीने का मन कर रहा है, और आप मेरी आंखों के सामने हैं, तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? इसके बाद निमिषा एक झटके से सुशीला जी की गर्दन काट देती है और उनका खून पी जाती है। और उसके बाद वो हमेशा के लिए एक बुरा साया बनकर अमन और सुशीला जी के घर में रहने लगती है। बेजुबान। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा पड़ा था।
रघु की छत पर आधी रात को पायलों की छमछम की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर रघु, उसकी पत्नी सुषमा और 6 साल की बेटी अनन्या बुरी तरह से डर गए थे। छमछम की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ आ रहा था। कौन हो सकता है इस वक्त? ये आवाजें जो इस घर में रोज सुनाई देती हैं, पता नहीं किसकी हैं। जब से इस घर में रहने आए हैं तब से आधी रात को हर रात इस तरह की आवाजें सुनाई देती है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है हमें अब ये घर बदल लेना चाहिए। लेकिन इस घर में आए हुए हमें 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी दूसरा घर कहाँ से मिलेगा? पापा, बहुत डर लग रहा है। ये आवाज किसकी है? कौन है हमारी छत पर? अरे कोई नहीं है बेटा, तुम सोने की कोशिश करो। आज तो मैं देख कर ही रहूंगा आखिर कौन है ये इंसान जो हर रोज हमें डराने की कोशिश करता है। सुषमा ने कसकर रघु का हाथ पकड़ लिया। रघु, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई बुरी आत्मा का साया या कुछ और हुआ तो। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, और आज इस राज से पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। रघु दबे पैर अपने घर से ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियों के पास आता है, लेकिन अचानक वो आवाज बंद हो जाती है। तभी रघु ने महसूस किया कि एक साया उसके करीब से गुजर गया। रघु ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। कौन है? कौन है वहां पर? मैं कहता हूँ कौन है? तभी रघु को रसोई के अंदर से मटके के गिरने की आवाज आती है। वो दौड़कर वहां जाता है। अरे ये अचानक मटका कैसे गिर गया? क्या हुआ? पानी का मटका नीचे क्यों गिरा दिया? मैंने नहीं गिराया, पता नहीं कैसे अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई था वहां पर। रघु, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक से रघु की नजर रसोई की खिड़की पर बैठी एक बिल्ली की तरफ गई, जिसकी आंखें बड़े खतरनाक तरीके से चमक रही थी। तुम भी ना सुषमा, रसोई की खिड़की खुली छोड़ दी। लगता है ये बिल्ली अंदर आ गई थी और इसी की वजह से मटका नीचे गिर गया है। इसके बाद रघु और सुषमा जाकर अपने बेडरूम में सो जाते हैं। उन्हें इस बात का ख्याल तक नहीं था कि उनके घर में एक बेहद खूबसूरत लड़की का साया पायल पहनकर बेतहाशा नाच रहा था, लेकिन उसकी पायलों की आवाज इस वक्त रघु और सुषमा के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अनन्या, जल्दी उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। देखो मैंने बाथरूम में पानी रख दिया है, पहले नहाना शुरू करो बेटा। मम्मा, आपने पानी ठंडा ही रखा है ना? मुझे इतनी गर्मी में ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। मेरी रानी बिटिया, तुम्हें क्या लगता है जून के महीने में मैं तुम्हें गर्म पानी से नहलाऊंगी क्या? ओके मम्मा, मैं अभी नहा कर आती हूँ। अनन्या बाथरूम में जाती है और अगले ही पल उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है। रघु और सुषमा बाथरूम में दौड़कर जाते हैं और उन्होंने देखा कि अनन्या का पूरा शरीर जल गया था। उसके शरीर पर फफोले पड़ चुके थे। ये क्या हुआ मेरी बेटी? ऐसे कैसे जल गई? अरे सुषमा, ये तुमने क्या किया? अनन्या के नहाने के टब में ये खोलता हुआ पानी भर दिया। वो नादान बच्ची उस टब में उतर गई और देखो देखो उसका क्या हाल हुआ है। मेरा यकीन करो रघु, मैंने गीजर ऑन तक नहीं किया था। ठंडा पानी मैं खुद अपने हाथों से भर कर गई थी। रघु की नजर गीजर की तरफ गई, जिसमें से लाल रंग का धुआं नजर आ रहा था। ये देखो सुषमा, तुमने गीजर भी खुला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इसमें से धुआं निकल रहा है। क्या कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ रघु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उधर दूसरी तरफ अनन्या बुरी तरह से रोए जा रही थी। शाम के वक्त जब अनन्या की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो सुषमा ने उसे सुला दिया। थोड़ी देर के बाद रघु और सुषमा भी अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन रात के ठीक 12 बजे अचानक से सुषमा की आंख खुली। रघु उठो, अनन्या कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो यही सो रही थी मेरे बाजू में। अरे जल्दी जाकर ढूंढो, मेरी बेटी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। कहीं नींद में उठकर इधर उधर चली तो नहीं गई? रघु और सुषमा अनन्या को ढूंढने के लिए पूरे घर में यहाँ वहां भागते हैं, लेकिन उन्हें अनन्या कहीं नजर नहीं आती। ठीक उसी वक्त
छत के ऊपर से पायलों की आवाज आने लगती है। फिर से वही डरावनी आवाज, जैसे जैसे कोई हमारी छत पर पायल पहनकर नाच रहा हो। रघु, हमारी बेटी ठीक तो होगी ना? कहीं उसे कुछ... मेरे साथ छत पर चलो सुषमा, मुझे लगता है हमारी बेटी खतरे में है, हमें जाकर देखना होगा, चलो। रघु और सुषमा दबे पांव घर की छत पर जाते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नजारा बेहद खौफनाक था। लगभग 27 साल की उम्र की एक लड़की जिसके बाल जमीन तक लंबे थे, नैन नक्श तीखे और बेहद खूबसूरत थे। अनन्या को अपने एक हाथ में पकड़कर जोर शोर से घुमा रही थी और बुरी तरह से नाच रही थी। छोड़ो, छोड़ो मेरी बेटी को। कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो इसे। आखिर तुम हो कौन और मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हो? तभी अचानक से वो लड़की नाचते नाचते रुक गई। उसने पलटकर रघु और सुषमा की तरफ देखा। अनन्या इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे वो होश में ना हो। पहचाना मुझे? क्या बोल रहे? क्या मतलब? मैं तुम्हें नहीं जानता। वो लड़की बहुत ही खौफनाक तरीके से जोर जोर से हंसती है और फिर अनन्या को छत के किनारे से लटकाकर नीचे फेंकने की कोशिश करती है। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मेरी बच्ची को छोड़ दो। देखो देखो, तुम जो चाहती हो हम वो करेंगे, लेकिन प्लीज हमारी बच्ची को छोड़ दो। अगर अपनी बच्ची को जिंदा देखना चाहती हो तो पूछो अपने पति से कि उसने अपनी जिंदगी में क्या गुनाह किया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए ना, कौन सी गलती की सजा मिल रही है मेरी बेटी को? प्लीज रघु, कुछ बोलो, वरना ये हमारी बच्ची को मार डालेगी। रघु सर से पैर तक पसीने में तरबतर हो चुका था। उसके हाथ पैर डर से बुरी तरह से कांप रहे थे और गले से आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। ये लड़की यहाँ नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। अरे ये तो... हाँ बोलो ना, बताओ अपनी बीवी को कि मैं तो आज से 8 साल पहले ही मर चुकी हूँ। यही कहना चाहते हो ना तुम? क्या मतलब? तुम मर चुकी हो, लेकिन तुम तो हमारी आंखों के सामने खड़ी हो। सच्चाई सुनना चाहती हो तुम? सुनो, तुम्हारे पति ने कॉलेज के टाइम पर मेरे साथ इतनी रैगिंग की, मेरा इतना अपमान किया, इतना मजाक उड़ाया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ वो किया, जिसकी वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ी। रघु, क्या ये जो कह रही है वो सच है? और अगर ये मर गई है तो इस तरह हमारी आंखों के सामने नजर क्यों आ रही है? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। अब प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो उसे। जानते हो रघु, इंसान के पाप लौट कर उसके सामने जरूर आते हैं। जिस घर में तुम रहने के लिए आए हो ना, दरअसल वो मेरा ही घर है। मेरी मौत के बाद सदमे की वजह से मेरे माँ बाप भी मर गए, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा से इस घर में ही रहा करती थी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मरना पड़ा। देखते ही देखते उस लड़की का खूबसूरत शरीर सड़ने लगा। उसके पूरे शरीर में बड़े बड़े कीड़े बिलबिलाने लगे। ये देखकर सुषमा और रघु की डर के मारे हालत खराब हो गई। देखो मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुम्हारा घर भी छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। लेकिन उस लड़की ने देखते ही देखते अनन्या को छत से नीचे फेंक दिया और गायब हो गई। रघु और सुषमा अपनी बच्ची को बचाने के लिए दौड़कर नीचे पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तुम्हारी की हुई गलती की वजह से आज मैंने अपनी बेटी को खो दिया। रघु, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बेगुनाह लड़की की जान ली थी तुमने? मुझे माफ कर दो सुषमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं जानता हूँ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। उसके बाद रघु सुषमा को घर के अंदर ले जाता है, लेकिन ये देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि अनन्या तो अपनी जगह पर सोई हुई थी।
इसका मतलब उसने हमारी बच्ची को छोड़ दिया। हमारी बच्ची ठीक है। सुषमा प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ फैलाने लगती है, लेकिन अनन्या की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी और वो खौफनाक तरीके से एकटक खिड़की की तरफ देख रही थी, जहां पर उस लड़की का साया खड़ा मुस्कुरा रहा था, जिसे देख अनन्या भी अजीब खौफनाक तरीके से मुस्कुराने लगी। भेड़िया इंसान। विनोद एक पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन बेरोजगारी की मार से परेशान था। काफी मशक्कत करने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से वो प्रतीक नाम की एक अमीर लड़की को उसके घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। एक दिन, सर, आज मेरा जन्मदिन है और मैंने आज शाम हमारे फार्म हाउस पर एक बहुत बढ़िया पार्टी रखी है। सर, आप प्लीज आइएगा। मैं आपको अपने फार्म हाउस की लोकेशन सेंड कर देता हूँ, ठीक है? किसी पार्टी में गए विनोद को अरसा बीत चुका था, इसलिए वो भी पार्टी के नाम से खुश हो जाता है। फिर ठीक 2 बजे ट्यूशन खत्म कर विनोद अपने घर की ओर चला जाता है। आज बड़े दिनों के बाद बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। घर जाने के बाद विनोद अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अरे 6 बज गए। मुझे तो प्रतीक की बर्थडे पार्टी में जाना है। अभी निकलूंगा तो समय पर पहुंच जाऊंगा, वरना देर हो जाएगी। विनोद तैयार होकर घर से निकलता है और एक रिक्शे को रोककर उसे एड्रेस बताता है। हाँ ठीक है साहब, चल लेंगे। हाँ, पर पूरे 200 रुपए लूंगा। अरे बाप रे, 200 रुपए? अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें सिर्फ 50 दे सकता हूँ। मजाक कर रहे हो क्या साहब? अरे इतनी दूर जाना है और सिर्फ 50 रुपए? चलिए ठीक है, 100 दे देना बस। विनोद चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। उसे दूर दूर तक कोई दूसरा रिक्शा दिखाई नहीं देता। अगर ये रिक्शा छूट गई तो क्या पता जल्दी कोई रिक्शा मिलेगी या नहीं। एक काम करता हूँ, इसी में चला जाता हूँ। विनोद रिक्शा में बैठ जाता है। ठंडी का मौसम था। जल्दबाजी में विनोद अपना जैकेट लाना भूल गया था। वो अपने हाथों को सिकुड़ कर बैठा था। तभी रिक्शा वाला एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुक जाता है। अरे क्या हुआ? तुमने अचानक रिक्शा क्यों रोक दी? अरे साहब, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम मुझे मेरे बताए हुए पते पर पहुंचा दोगे। अब क्या परेशानी हो गई? अब वो साहब, लोगों का कहना है कि सामने वाले जंगल में कुछ बुरी शक्तियां रहती हैं और वहां इंसानों को अपना शिकार बनाती है। 2 महीने पहले इसी पेड़ पर एक जवान लड़की की लाश लटकी हुई मिली थी। उसके शरीर के कई हिस्से गायब थे। मेरी तो ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। और अब तो अंधेरा भी होने वाला है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम बीच सड़क पर मुझे छोड़कर चले जाओगे तो फिर मैं भला आगे कैसे जाऊंगा? देखो भाई, अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो साफ साफ बोल दो, बेकार के बहाने मत बनाओ। अरे नहीं भाई साहब, नहीं, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे इससे आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। चाहो तो 100 रुपए भी आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए पैसे, पर मुझे बख्श दो। मैं इससे आगे नहीं जा सकता मैं। इस तरह विनोद को बीच रास्ते में छोड़कर रिक्शा वाला वहां से वापस लौट जाता है। इन रिक्शा वालों पर तो भरोसा करना ही बेकार है। खैर कोई बात नहीं, मैं पैदल ही आगे चला जाऊंगा। देखता हूँ शायद कोई लिफ्ट देने वाला मिल जाए। विनोद जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। देखते ही देखते चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा जाता है। जंगल से तरह तरह की डरावनी आवाजें भी आ रही थी। उन आवाजों को सुन विनोद के दिमाग में रिक्शा वाले की कही गई बात घूमने लगती है। यहाँ पर तो चारों तरफ भयानक आवाज सुनाई दे रही है। कहीं उस रिक्शा वाले की बात सच तो नहीं? कमबख्त, यहाँ रास्ते में कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा जिससे मैं लिफ्ट लेकर आगे जा सकूं। इस तरह अपने आप से बात करता हुआ विनोद तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी अचानक
उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे विनोद अपना संतुलन खोकर बगल में मौजूद ढलान की ओर जा गिरता है। वो झाड़ियों में लुढ़कता हुआ एक कटीले पेड़ के पास जा पहुंचता है। विनोद अपने आप को किसी तरह संभालते हुए उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने सामने खड़े एक डरावनी भेड़िए पर पड़ती है। उस भेड़िए की सुर्ख डरावनी लाल आंखें देखकर विनोद के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? क्या करूं? भेड़िया धीरे धीरे अपने कदम विनोद की ओर बढ़ाने लगता है। ये देखकर विनोद की सांस अटक जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागता है। जिसे भागता देख भेड़िया भी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद भागता हुआ विनोद अचानक एक गड्ढे में जा गिरता है। बचाओ! 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 अब भेड़िया जैसे ही विनोद पर हमला करने के लिए उस पर लपकता है तो विनोद तुरंत बगल में पड़े पत्थर को उठाकर भेड़िए के सर पर मार देता है और भेड़िया वहां से भाग जाता है। खून से लथपथ विनोद किसी तरह चलने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा आगे चलकर ही बेहोश होकर गिर जाता है। सर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शुक्र है कि मेरे फार्म हाउस के चौकीदार की नजर आप पर पड़ गई, वरना जंगल का कोई जंगली जानवर आपको मारकर खा जाता। खैर, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं सर। इतना कहकर प्रतीक वहां से चला गया। दूसरी तरफ होश में आने के बाद विनोद के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर वो दवाई लेकर सो जाता है। अचानक आधी रात को विनोद को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और वो अपने शरीर में कुछ अजीब व गरीब बदलाव महसूस करता है। ये अचानक मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? सांस लेने में भी इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नर्स, अरे कोई है क्या? तभी एक नर्स तेजी से भागकर विनोद के पास आती है। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? देखिए मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। मेरा शरीर देखिए कितना तप रहा है, देखिए। नर्स विनोद के शरीर को छू कर देखती है। चिंता की कोई बात नहीं, ये दवाई खा लो, उसके बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी। नर्स ग्लास में पानी और कुछ दवाइयां विनोद को दे देती है, लेकिन वो पानी पीते ही विनोद अजीब मुंह बना लेता है और गुस्से में नर्स की ओर देखने लगता है। विनोद की आंखों का रंग बदलने लगता है। अरे ये क्या? अब विनोद के नाखून लंबे होने लगते हैं, बाल बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में विनोद एक भेड़िए के रूप में बदल जाता है। वो नर्स का गला पकड़ लेता है। मुझे ये बकवास पानी नहीं चाहिए, मुझे खून पीना है, तेरा गर्म खून। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। नर्स अपने आप को विनोद से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विनोद नर्स के गले में अपने नुकीले दांत घुसाकर उसका खून पीना शुरू कर देता है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई मदद करो मेरी। नर्स की चीखें सुनकर अस्पताल के कुछ लोग भागते हुए वहां आते हैं, जिन्हें देख विनोद नर्स को वहीं छोड़ खिड़की का कांच तोड़कर बाहर भाग जाता है। विनोद को एक भेड़िए के रूप में देखकर अस्पताल के सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या अभी यहाँ सच में एक इंसानी भेड़िया था? अरे कोई नर्स को उठाओ, अरे इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो, फिर कुछ सोचते हैं, चलो जल्दी। दूसरी तरफ भेड़िया बना विनोद अंधेरी रात में शहर की सुनसान सड़कों पर यहाँ वहां भटकने लगता है। काफी देर भटकने के बाद वो एक कचरे के ढेर के पास पहुंचता है, जहां उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। वाह, कुछ तो मिला। विनोद लपककर उस बिल्ली को पकड़कर खाने लगता है। बिल्ली को खाने के बाद विनोद उसी कचरे के ढेर के पास लेटकर टकटकी लगाए आसमान की ओर देखने लगता है और वहीं सो जाता है। अरे विनोद साहब, आप यहाँ इस हालत में कचरे के ढेर पर क्या कर रहे हैं? और आपकी ये हालत कैसे हुई? विनोद की नींद खुलती है। वह हैरानी से कैलाश को देखते हुए अपने आसपास नजर दौड़ाने लगता है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद कैलाश
विनोद को उसके घर ले जाता है। आखिर ये सब विनोद के साथ क्या हो रहा है, जंगल में उसके साथ क्या हुआ था, वो भेड़िया कैसे बन गया। अगर आप ये सब जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मोहिनी, मेरे ब्लाउज की डोरी बहुत तंग है देवेन, जरा ढीली कर दो ना। हाँ, किए देता हूँ। तुम तो हकलाने लगे। देवेन कांपते हुए हाथों से उसकी डोरी खोल रहा होता है। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे ये हमारी पहली सुहाग रात हो। पहली बार भी तुम्हारे हाथ ऐसे ही कांप रहे थे, है ना? कनिका, तुम? हाँ देवेन, मैं कनिका। ये कहती हुई कनिका उर्फ मोहिनी अपना चेहरा पीछे घुमाती है। एक ही झलक में मन मोह लेने वाली मोहिनी एक कुरूप बुरी तरह जले चेहरे से मुस्कुराती देवेन की ओर देखती है। उसके शरीर से मांस की ऐसी बदबू आ रही थी कि कोई एक पल भी करीब खड़ा न हो सके। कमरे में जलते हुए एकमात्र लाल रंग के छोटे से बल्ब के अलावा दूसरी कोई ऐसी रोशनी देवेन को न दिख पा रही थी जो उसे इस मौत के अंधेरे से बचाए। मेरी ही साड़ी से मेरे ही गले का फंदा बनाकर अकेले झूलने छोड़ गए थे मुझे। तुम्हें अंदाजा भी है कितना कितना रोई होंगी मैं। जाने दो। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर सरहदगंज से, जहां कनिका अपने परिवार के साथ रहती थी। मम्मी देखो, मैं मिस सरहदगंज बन गई हूँ। आई टोल्ड यू ना मम्मा। पूरे शहर की जान है तू, तुझे ही तो बनना था मिस सरहदगंज। एक दिन मिस इंडिया भी बनेगी मेरी कनिका। कनिका को बचपन से ही मुंबई जाना था। आंखों में कई सपने लिए वो दिन रात बस फिल्मों की नगरी जाने के ख्वाब देखती रहती थी। और एक दिन कनिका के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो कनिका, आपने शॉर्ट फिल्म के लिए जो पोर्टफोलियो सबमिट किया था वो अप्रूव हो गया है। ओह गॉड, थैंक यू। सारी डिटेल्स और शूट की वेन्यू आपको बता दी जाएगी, आप बस पैकिंग कर लीजिए। कनिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बस अपना नहीं, अपनी माँ का भी सपना पूरा करने वाली थी। इस बात से अनजान कि ये कॉल इसके सपने हमेशा के लिए खत्म करने वाला है, कनिका शूट लोकेशन पर पहुंचती है। एक रिसोर्ट पहाड़ों के बीचों बीच, चारों तरफ वादियां। ये तो जन्नत है। अरे ये तो शुरुआत है मिस। कनिका नहीं, मोहिनी। आज से तुम मोहिनी। तुम्हारी आंखों की चमक मोह लेने वाली है। साथ में काम करते रहेंगे। देवेन की नजर कनिका पर पड़ चुकी थी। वो हर समय अपनी बुरी नजर उस पर रखता। इस लड़की को मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। अरे नहीं सर, आपके इस रंगीन मिजाज के कारण से पहले भी काम बंद हो गया था। अब इस बार कर्जे में डूबे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। देवेन की शॉर्ट फिल्म हिट हो जाती है। वो फिर से कनिका के साथ काम करना चाहता था, पर इस बार लोकेशन एक गांव था, शहर से बहुत दूर। तुम्हें गांव की एक औरत बनना है। ये कपड़े पहन लो। लहंगा चोली? ओके सर। रेडी होकर नदी के किनारे मिलो मुझे। कनिका नदी के किनारे पहुंचती है, पर वहां देवेन के अलावा कोई नहीं होता। आओ बैठो। अरे महसूस करो इस पानी की ठंडक को। तुम्हारी तरह कितनी ही एक्ट्रेसेस की लाश इसमें डूबी मिलेगी। जाकर देखना नहीं चाहोगी? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? बस यही डर चाहिए चेहरे पर। हीरो ये डायलॉग्स बोलेगा, ओके मोहिनी? और उसी रात, मोहिनी आई लव यू, प्लीज मेरी हो जाओ, प्लीज मोहिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मोहिनी।
देवेन के मंसूबे से अनजान कनिका शादी के लिए हाँ कर देती है। देवेन वहीं टेबल पर रखे हुए सिंदूर को कनिका की मांग में भर देता है और उसी रात दोनों एक हो जाते हैं। पर ठंडी रात में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ एक चीख सुनकर मैनेजर डोलता हुआ झोपड़े में आता है, जहां सीलिंग से खुलती हुई कनिका को देखकर वो हदस जाता है। अरे बाप रे, और एक मौत! अरे तुम कितनी लड़कियों को मारोगे देवेन? अब इसे नदी में डाल दो। कितने दिनों से कुछ बहाया नहीं गया है इसमें। कुछ सालों बाद उसी गांव में देवेन शॉर्ट फिल्म शूट करने आया हुआ है। अरे हीरोइन कहां भाग गई? ध्यान कहां रहता है तुम लोगों का? अब क्या होगा? सन्नाटे में अचानक ही पायल की आवाज सुनाई देती है, जो एक अजीब सी खामोशी को बयां कर रही थी। क्या मैं ये रोल कर सकती हूँ सर? मेरा नाम मोहिनी है। तो तुम्हें काम करना है। अच्छा, डायलॉग एक बोल के दिखाओ। कैमरामैन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। अचानक हेडफोन से ये अजीब सी आवाज कैसे आ रही है? छोड़ो, मुझे क्या, मैं क्लिप चेक कर लेता हूँ। कैमरामैन देखता है कि स्क्रीन में हीरो तो दिख रहा है, पर मोहिनी की जगह कुछ है ही नहीं। अपनी आंखों के सामने एक बार मोहिनी को देखता, फिर वो कैमरे में देखता। ये सब क्या है? ये लड़की कैमरे में दिख क्यों नहीं रही? भाग जाओ यहाँ से, रन। सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई एम गोइंग सर। देवेन कैमरामैन की जगह खुद बैठकर शूट करना शुरू करता है। टेबल के नीचे से एक हाथ उसके पैरों को छूता है। जब उसकी नजर खून से लथपथ इस हाथ पर पड़ती है तो वो चीख उठता है। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? शाम हो चुकी है, आप आराम कर लीजिए सर। मोहिनी की बात सुनकर देवेन झोपड़ी में जाता है, जहां मोहिनी पहले से ही होती है। वो फौरन बाहर देखता है। मोहिनी बाहर भी होती है। मैनेजर, अरे कहां मर गया? देवेन, तुम अच्छे लगते हो मुझे। मुझसे शादी करोगी? कितने सालों से इस गांव में आते हो, मैं हमेशा तुम्हें देखती रहती थी। ये कहती हुई मोहिनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करती है। मेरी ब्लाउज की डोरी बहुत तंग है देवेन, जरा ढीली कर दो ना। हाँ, किए देता हूँ। तुम तो हकलाने लगे। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे ये हमारी पहली सुहागरात हो। पहली बार भी तुम्हारे हाथ ऐसे ही कांप रहे थे ना, जब अपनी मोहिनी को छूते थे, है ना? कनिका, तुम? हाँ देवेन, मैं कनिका। सिर्फ मैं ही नहीं, देखो सभी यहाँ है। देवेन उल्टियां करने लगता है। उसकी उल्टी से कीड़े निकलते हैं। कमरे में चारों तरफ मुर्दा लाशें खड़ी हो जाती हैं। सड़ी गली लाशें, कोई गहनों में सजी हुई तो कोई लहंगे चोली में। देवेन भागने की बहुत कोशिश करता है, पर सभी अपने पल्लू से फंदा बनाकर उसे सीलिंग से लटका देती हैं। नदी पर तो नहाया ही नहीं है, शुद्धि जरूरी है ना? सभी उसे चीखती हुई नदी में उतर जाती हैं और इसी के साथ सबकी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। शब्द, तुझे भरोसा नहीं ना? तो फिर जा, अपने कमरे में जाकर देख। तेरे पलंग के नीचे तुझे तेरी माँ की हड्डियां मिलेंगी। प्रभात दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अपने पलंग के नीचे देखता है। वहां पर सचमुच एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो प्रभात की माँ के थे। क्या बात है, आज तो आप सुबह से ही बहुत बिजी हैं। ऐसा क्या लिख रहे हैं? बस एक फैमिली की कहानी लिख रहा था। जैसे हमारी फैमिली है ना, तुम, माँ और मैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, क्योंकि ये कहानी हॉरर है और इसमें जो आदमी है ना, मैंने उसकी बीवी को मार दिया है। मतलब कहानी में ऐसा लिखा है
और जानती हो, उसके बाद जो बीवी है ना, वो एक बुरी आत्मा बन जाती है। क्या बेटा, इस तरह की डरावनी कहानियां क्यों लिखता है तू? जानता है ना, हम जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, हमारा दिमाग पूरा दिन वैसा ही होता रहता है। माँ, परेशान होने वाली क्या बात है? राइटर हूँ मैं, मेरा तो काम है कहानियां लिखना। और वैसे भी ये सिर्फ एक कहानी है माँ, कोई सच नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात प्रभात को अपने ऑफिस से लौटने में देरी हो जाती है। रात के लगभग 12 बजे हुए थे। प्रभात जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसने देखा कि उसकी पत्नी दुर्गा डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही है। आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए ना, खाना भी ठंडा हो गया है। अरे दुर्गा, आज तुमने अपने इतने लंबे लंबे बालों को खोलकर क्यों रखा है? तुम तो हमेशा अपने बाल बांध कर रखती हो। वो क्या है ना प्रभात, जब इंसान अपनी जिंदगी से मुक्त हो जाता है ना, तो उसे दूसरे सारे बंधन खोल देने चाहिए। इसलिए मैंने अपने बालों के बंधन भी खोल दिए। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभात। अच्छा चलो खाना खाओ। वो क्या है ना दुर्गा, मुझे भूख नहीं है, ऑफिस में कुछ खा लिया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एप्पल काट देती हूँ, एप्पल खा लो। नहीं दुर्गा, मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है यार। तभी अचानक से दुर्गा अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर प्रभात पर हमला कर देती है। प्रभात अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी अपनी दुनिया में। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिर तुम हो कौन? दुर्गा अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बोलती है, मैं दुर्गा हूँ, तुम्हारी पत्नी। ध्यान से देखो मेरी आंखों में। प्रभात बुरी तरह से डर जाता है और घबराहट में वो चाकू अपनी पत्नी के पेट में मार देता है। उसकी पत्नी की वहीं के वहीं मौत हो जाती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर उर्मिला दौड़ते हुए बाहर आती है। ये तूने क्या किया प्रभात? तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया, लेकिन तू तो उसे बहुत प्यार करता था बेटा। तूने बहू को क्यों मार डाला? माँ, ये आपकी बहू नहीं थी, इसके अंदर कोई बुरी आत्मा घुसाई थी। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो गया, लेकिन वो मुझ पर हमला कर रही थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये तूने क्या कर दिया बेटा? दुर्गा ने मुझे कहा था कि वो तेरी कहानी को उस कैरेक्टर की तरह एक्टिंग करके तुझे डराने की कोशिश करेगी। अरे वो तो तेरे साथ मजाक कर रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसका मतलब दुर्गा। लेकिन माँ, मैंने जो कहानी लिखी थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था। उस औरत ने अपने पति के साथ मजाक किया और गलती से उसके पति ने उसके पेट में चाकू मार दिया। मेरी कहानी सच कैसे हो सकती है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये सोच, दुर्गा की लाश का क्या करें हम? अगर गलती से भी ये बात बाहर फैल गई ना, तो तुझे पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। एक काम करते हैं माँ, हम घर के पीछे वाले बगीचे में उसकी लाश को दबा देते हैं। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि उर्मिला अपने मायके गई और फिर एक दिन हम भी अचानक यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कोई नहीं आएगा हमें पूछने, कोई नहीं आएगा माँ, बाद में जो होगा हम देख लेंगे। प्रभात अपनी माँ उर्मिला की मदद से दुर्गा की लाश को अपने घर के बगीचे में गाड़ देता है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रसोई से आ रही कुछ आवाजें सुनकर प्रभात की नींद खुलती है। प्रभात ने देखा कि वहां पर एक लंबे बालों वाली औरत दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हुई थी। कौन है? कौन है वहां पर? अरे कौन हो तुम? मैं दुर्गा हूँ प्रभात। क्या हुआ? मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो तुम? तुम दुर्गा नहीं हो सकती। दुर्गा तो प्रभात, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? 4 दिन के लिए मायके क्या चली गई? तुम तो मुझे भूल ही गए। अब अगली बार ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता चला तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। नहीं, तुम दुर्गा नहीं हो सकती। तुम दुर्गा हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी कहानी में लिखा था कि उस आदमी की पत्नी की मौत के बाद एक बुरी आत्मा उसका रूप लेकर उसके घर में आ जाती है। तुम वही हो ना? और अचानक से खूबसूरत दुर्गा का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और पूरे शरीर पर बाल
लंबे नुकीले नाखून, उसके दोनों पैर उल्टे हो जाते हैं और बेहद डरावनी आवाज में वो चिल्लाकर कहती है, बुरी आत्मा, मेरा खून करके मुझे अपने ही घर में गाड़ कर तू मुझे बुरी आत्मा कह रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अचानक से प्रभात के घर में बेहद डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। घर में चारों तरफ बहुत सारी बुरी आत्माएं नजर आने लगती हैं। प्रभात घबरा कर अपनी माँ को आवाज देता है, माँ कहाँ है आप? जल्दी आइए माँ, देखिए ना ये सब क्या हो रहा है। प्रभात ने देखा कि अचानक से उसकी माँ कमरे से दौड़ कर आती है। क्या हुआ प्रभात? और ये लोग कौन है? इन सब की गर्दन टेढ़ी क्यों है? इनके बाल खुले हुए। प्रभात, ये सब लोग तो मुझे मरे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ माँ, ये सब लोग मरे हुए ही हैं और ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा मेरी कहानी में हुआ था। लेकिन मेरी कहानी के हिसाब से तो आप भी। अचानक से उर्मिला का रूप बदल जाता है। वो भी एक डरावने साए की तरह बन जाती है और बेहद डरावनी आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मर गई तेरी माँ। जानता है, कल रात जब तू सो रहा था ना, तो मैंने उसके शरीर का सारा खून पी लिया। अब बस हड्डियां बची है उसके शरीर में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी माँ नहीं मर सकती। तुझे भरोसा नहीं ना? तो फिर जा, अपने कमरे में जाकर देख। तेरे पलंग के नीचे तुझे तेरी माँ की हड्डियां मिलेंगी। प्रभात दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अपने पलंग के नीचे देखता है। वहां पर सचमुच एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो प्रभात की माँ के थे। माँ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेरी कहानी में लिखा था कि माँ की मौत मेरे हाथों से होगी, पर माँ तो पहले ही मर चुकी है और वो बुरी आत्मा मुझे भी मार देगी। नहीं नहीं, इससे पहले कि वो मुझे कुछ करे, मुझे उसका काम खत्म करना होगा। प्रभात अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर उस बुरी आत्मा पर हमला कर देता है जिसने प्रभात की माँ का रूप लिया हुआ था, और अगले ही पल वो नीचे गिर जाती है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, एक बुरी आत्मा के शरीर में तो खून होता ही नहीं है। तो क्या सच में मैंने अपनी माँ को मार दिया? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो फिर वो कंकाल किसका है? और ये कौन है? मैं पागल हो जाऊंगा। और अपनी माँ की लाश, इसका मैं क्या करूं? लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? तभी वहां पर दुर्गा का रूप लेकर जो आत्मा थी उसने प्रभात से कहा, गाड़ दे अपनी माँ को ले जाकर उसी जगह जहाँ तूने मेरा खून करके मुझे गाड़ दिया था। जा, चला जा। घबराया हुआ प्रभात पागलों की तरह अपनी माँ की लाश को लेकर बगीचे में गाड़ देता है। प्रभात की हालत पागलों जैसी हो जाती है। वो अपने आप को अपने घर में बंद कर लेता है। कहानी के हिसाब से तो आगे ये हुआ था कि कहानी लिखने वाले ने उन बुरी आत्माओं से डरकर आत्महत्या कर ली थी। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मैं भी आत्महत्या कर लूंगा? एक काम करता हूँ, मैं अपनी कहानी का अंत बदल देता हूँ। हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं लिख दूंगा कि कहानी को लिखने वाला आत्महत्या नहीं करता, बल्कि कहीं दूर जाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करता है। यही सोचकर प्रभात ने अपनी लिखी हुई कहानी को बाहर निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। ये देखकर वो हैरान रह गया कि कहानी का क्लाइमैक्स तो किसी ने पहले ही बदल दिया था। ये क्या? इसमें तो लिखा हुआ है कि आखिर में उस लेखक की पत्नी और माँ दोनों बगीचे में जिंदा दफन थे। बुरी आत्माओं ने उनको कैद करके रखा था और वो लेखक अपनी माँ और पत्नी दोनों को जिंदा बाहर निकाल लेता है। लेकिन ये सब लिख किसने दिया? प्रभात दौड़कर बगीचे में जाता है और वहां पर खुदाई करना शुरू कर देता है। प्रभात देखता है कि वहां पर लकड़ी के 2 बड़े संदूक हैं और उनके अंदर से आवाजें आ रही हैं। प्रभात बचा लो मुझे। अगर थोड़ी देर और हो गई तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। बेटा देखो, मैं इस बक्से के अंदर बंद हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। वो बुरी आत्मा किसी भी वक्त मुझे मार डालेगी। प्रभात वो दोनों बक्से बाहर निकालता है और अपनी पत्नी और माँ दोनों को आजाद करवा लेता है।
लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बेहद डरावनी और खौफनाक दिखने वाली औरत आ जाती है। तुझे क्या लगा था इतनी आसानी से अपनी पत्नी और माँ को बचा लेगा? बस 5 मिनट और उसके बाद अमावस का चांद आसमान में आने ही वाला है। लेकिन तूने इन दोनों को बाहर निकाल लिया, अब तुझे मरना होगा। नहीं, मैं जानता हूँ मैं नहीं मरूंगा, और अब आगे क्या करना है ये भी मुझे पता है। प्रभात, ये बहुत खतरनाक है, हमें मार डालेगी प्रभात, चलो यहाँ से। नहीं दुर्गा, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि इस बुरी आत्मा से हम कैसे पीछा छुड़वा सकते हैं। और इतना कहकर प्रभात अपने हाथ में पकड़ी हुई सिंदूर की थैली उस बुरी आत्मा के ऊपर उछाल देता है। कुछ ही देर में वो जमीन पर गिरकर राख में बदल जाती है। ये सब क्या हो रहा था बेटा? ये सब तुम्हारी लिखी हुई इस कहानी की वजह से हुआ है ना? नहीं माँ, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पता चला कि बरसों पहले हमारे इस बगीचे की जमीन के अंदर किसी को जिंदा गाड़ दिया गया था, और बस उसी औरत की आत्मा हमें परेशान कर रही थी। उसी ने मेरे शब्दों में जान डालकर उस कहानी को जिंदा कर दिया था। मुझे माफ कर दो प्रभात, मैंने आपकी कहानी के साथ छेड़छाड़ की थी और उसे बदल दिया था। माफी मांगने की जरूरत नहीं है दुर्गा, तुम्हारे उस बदलाव की वजह से ही आज हम सब जिंदा हैं, क्योंकि आखिर में कहानी में वो हुआ जो तुमने लिखा था। रहस्यमयी गर्भ। 60 वर्ष की उर्मिला शहर के बाहरी हिस्से में अपने छोटे से घर में अकेली रहा करती थी। एक रात शहर में बहुत जोर का तूफान आया। जोर जोर से हवाएं और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी। उन आवाजों को सुनकर कोई भी घबरा जाता, लेकिन उर्मिला घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर गहरी नींद में सो रही थी। रात के लगभग 12 बजे होंगे कि किसी ने उर्मिला के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर उर्मिला की नींद खुलती है। आखिर इतनी रात को कौन आया होगा? उर्मिला जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने लगभग 26 साल की बेहद सुंदर लड़की को खड़ा देख हैरान रह जाती है। कौन हो बेटा, और इतनी रात को इतने भयंकर तूफान में कहाँ भटक रही हो? चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी दूर की रिश्तेदार शालिनी। अरे हाँ, बचपन में तुझे देखा था। इतनी जवान हो गई है, कैसे पहचान में आती? लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है, और वो भी ऐसी अंधेरी तूफान भरी रात में? उर्मिला की बात सुनते ही शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर उर्मिला को कुछ समझ में नहीं आया और उसने शालिनी का हाथ पकड़कर घर के अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही शालिनी घर के अंदर रोशनी में आई, उर्मिला की नज़र उसके पेट की तरफ गई, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। अरे, तू तो पेट से है। ऐसी हालत में इतने भयंकर तूफान में आधी रात को बाहर भटक रही है। आखिर बात क्या है बेटा? मुझे सब कुछ साफ साफ बता। क्या बताऊं चाची, ये सब जिसकी वजह से हुआ है उसके बारे में बताने में भी मुझे शर्म आती है। मैंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी कर ली थी, पर वो शादी के 1 महीने बाद ही मुझे छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया का क्या मतलब? क्या उसके साथ कोई हादसा हो गया? नहीं, उसे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई और मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही उसने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने घर गई, लेकिन माँ पापा ने मुझे घर में कदम तक नहीं रखने दिया। तभी मुझे आपकी याद आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने यहाँ आकर अच्छा ही किया। एक काम करो, तुम आराम करो। वैसे भी ऐसी हालत में इतना घूमना फिरना और इस तरह आधी रात को बाहर भटकना ठीक नहीं होता। प्रेग्नेंट औरत को आधी रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बुरी आत्माएं उस पर अपना असर दिखा सकती है। और इतना कहकर उर्मिला ने शालिनी को एक दूसरे कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही शालिनी अपने कमरे में जाने लगी, अचानक से उर्मिला ने उसे रोक लिया। एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? पेट देखकर तो लगता है कि लगभग 6 महीने पूरे हो गए होंगे। उर्मिला की बात सुनकर शालिनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। चाची जी, अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। शालिनी की बात सुन उर्मिला दंग रह गई।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेगनेंसी के पहले ही महीने में शालिनी की हालत ऐसी क्यों थी। लेकिन फिर उसने बात को नजरअंदाज कर शालिनी को आराम करने के लिए कहा और खुद भी कमरे में जाकर सो गई। अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक से एक बच्चे के बड़े ही अजीबोगरीब बेढंगे तरीके से रोने की आवाजें उर्मिला के घर में गूंजने लगी। उन आवाजों को सुनकर उर्मिला की नींद फिर से खुलती है। ये अचानक बच्चे के रोने की आवाज कहां से आने लगी? उसने उठकर चारों तरफ देखा, पर वहां उसे कोई नजर नहीं आया। उर्मिला घबराते हुए शालिनी के कमरे में गई तो वहां उसे कमरे की दीवार पर एक बेहद खौफनाक साया नजर आया, जिसे देखकर उर्मिला बुरी तरह से घबरा गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है? शालिनी, शालिनी उठो! उसने जोर जोर से आवाज देकर शालिनी को जगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज शालिनी तक पहुंच ही नहीं रही थी। कमरे की दीवार पर एक बहुत बड़ा और बेहद डरावने दिखने वाले इंसान का साया और एक बच्चे के अजीबोगरीब ढंग से रोने और चीखने की आवाजें अब उर्मिला को ज्यादा डराने लगी थी। उर्मिला को शालिनी की चिंता सताने लगी और उसने पूरी ताकत के साथ चीखकर शालिनी को आवाज लगाई, शालिनी! तभी अचानक सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाता है और उर्मिला की आवाज सुनकर शालिनी की नींद खुलती है। क्या हुआ चाची? आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं? आप ठीक तो है ना? अभी मैंने तुम्हारे कमरे में कुछ अजीब सा देखा। तुम ठीक हो ना शालिनी? मुझे यहाँ एक बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। लगता है आपको मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता हो गई है। आपने मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया होगा। मैं एकदम ठीक हूँ, आप आराम से सो जाइए। इतना कहकर शालिनी ने उर्मिला को फिर से अपने कमरे में जाने के लिए कहा और खुद भी जाकर सो गई। पर अब उर्मिला की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अगली सुबह जब शालिनी उठी तो वो सीधा उर्मिला के पास आई। गुड मॉर्निंग चाची। तभी अचानक उर्मिला की नजर शालिनी के पेट पर पड़ती है, जिस पर नीले रंग से एक अजीब सी आकृति नजर आ रही थी। शालिनी, ये तुम्हारे पेट को क्या हुआ? मैंने इतनी औरतों को देखा है, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। शालिनी ने जैसे ही अपने पेट की तरफ देखा तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। चाची कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। आपको क्या अजीब लग रहा है? इससे पहले कि उर्मिला उसके सवाल का कोई जवाब देती, अचानक से शालिनी के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। वो बुरी तरह दर्द से तड़पने लगी। चाची, चाची! ये सब देखकर उर्मिला बहुत घबरा गई। उसने धीरे धीरे शालिनी के पेट को सहलाना शुरू किया, लेकिन शालिनी का दर्द कम नहीं हुआ। उर्मिला जाकर रसोई से पानी का गिलास लेकर आई और शालिनी को पानी पिलाने की कोशिश करने लगी। ले बेटा, पानी पी ले, तुझे आराम मिलेगा। ले ले। नहीं चाची, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे थोड़ा पी ले बेटा। जैसे ही उर्मिला ने शालिनी को पानी पिलाया, उसने देखा कि गिलास में बचा पानी का रंग नीला पड़ गया और शालिनी की आंखें अजीब हो गई। उसके पेट पर बच्चे का एक डरावना चेहरा नजर आने लगा। ये सब देखकर उर्मिला की डर से हालत खराब होने लगी, पर तभी शालिनी का दर्द ठीक हो गया। बेटी, अभी तुम्हारा दर्द ठीक है तो ऐसा करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। शालिनी को आराम करने के लिए कहकर उर्मिला तेज कदमों से चलकर घर से बाहर निकल जाती है और पास ही रहने वाली एक औरत कालिंदी के पास पहुंचती है। अरे उर्मिला बहन, बड़े दिनों बाद दिखाई दी, क्या हुआ? बहुत घबराई हुई सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? क्या बताओ कालिंदी बहन, मेरी एक दूर की रिश्तेदार आई हुई है। वो पेट से है और उसके साथ ना अजीब अजीब चीजें हो रही है। अब उर्मिला सारी बात कालिंदी को बताती है, जिसे सुनने के बाद काले जादू और तंत्र विद्या की माहिर कालिंदी एक ताबीज बनाकर उसे देती है। बहन, मुझे शालिनी पर किसी बुरी आत्मा का साया लगता है। ये ताबीज ले जाओ, आज रात को 12 बजे उसे पहना देना, फिर सब ठीक हो जाएगा। उर्मिला ताबीज लेकर घर वापस आती है और अब आधी रात के होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही आधी रात होती है, वो नींद में सोई शालिनी को ताबीज पहना शांति से अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट जाती है। अब सब ठीक हो जाएगा।
ये सोचकर उर्मिला शांति की एक सांस ही लेती है कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उर्मिला डर से चीखने लगती है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तभी उर्मिला की एक जोरदार दर्द भरी डरावनी चीख वहां पर गूंज गई। उर्मिला की आंखों के सामने एक बच्चा खड़ा हुआ था जिसका पूरा शरीर किसी बूढ़े की तरह नजर आता था, लेकिन मुंह किसी नवजात बच्चे की तरह था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वो घूर घूर कर उर्मिला की तरफ देखा जा रहा था। कौन हो तुम? कौन हो? उर्मिला के चीखते ही वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। घबरा कर उर्मिला ने अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। कौन हो तुम? कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? जाओ यहाँ से। आखिर तुम हो कौन? तभी अचानक से उर्मिला के पूरे घर में लाल रंग की रोशनी फैल गई। वो बच्चा धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उर्मिला की तरफ बढ़ने लगा। किसी नवजात पैदा हुए बच्चे के जैसे उसके रोने की आवाज अब उर्मिला के कानों में गूंज रही थी। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो चुप हो गया और उसने बेहद खतरनाक आवाज में उर्मिला के सवाल का जवाब दिया। मैं वो हूँ जो अब तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो वो होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। ये क्या कहना चाहते हो तुम? ऐसा क्या हुआ जो अब तक नहीं हुआ? तबाही होगी, तबाही। सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये जो लड़की मुझे जन्म देने वाली है, मैं उसका खून पी जाऊंगा, सारा खून। उस बच्चे की बात सुनते ही उर्मिला बुरी तरह घबरा गई। उसका एक बुजुर्ग आदमी जैसा शरीर, एक नवजात बच्चे जैसा चेहरा, ये दोनों ही बातें उर्मिला की समझ से बाहर थी। तभी वो बच्चा अचानक गायब हो गया। घर का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया। लाल रंग की रोशनी भी अब गायब हो चुकी थी। उर्मिला दौड़कर शालिनी के कमरे में पहुंची जहां वो गहरी नींद में सोई हुई थी, पर उसके गले का ताबीज गायब हो चुका था। उठो उठो शालिनी, उठो बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे चाची क्या हुआ? इतनी रात को आप परेशान क्यों कर रही हैं? सब ठीक है ना? अभी जब तुम सो रही थी ना तो मैंने तुम्हारे गले में एक ताबीज पहनाया था। कहाँ गया बेटा, बताओ मुझे। शालिनी ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई ताबीज नहीं था। वह हैरानी से उर्मिला के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उर्मिला किस ताबीज के बारे में बात कर रही थी। नहीं चाची, यहाँ कोई ताबीज नहीं है। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा। खैर छोड़ो, तुम अब सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। डर और घबराहट की वजह से उर्मिला की आंखों से नींद तो जैसे बिल्कुल गायब हो गई थी। अगली सुबह उर्मिला बिना कोई देर किए गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले बूढ़े पंडित के पास पहुंची। पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। अरे आओ आओ उर्मिला, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बताओ पंडित जी, बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरी दूर की एक रिश्तेदार लड़की पेट से है और उसके साथ बहुत डरावनी चीजें हो रही है। कल रात को तो एक अजीब सा दिखने वाला बच्चा मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुमने क्या देखा? उर्मिला ने अपने साथ हुई बीती रात की पूरी घटना पंडित जी को बताई, जिसे सुन पंडित जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अनर्थ होने वाला है, अनर्थ। बरसों पहले भी उस हैवान ने एक लड़की के पेट से जन्म लिया था और उसके बाद उस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कैसी विपदा पंडित जी, कैसे बात कर रहे हैं आप? बताइए मुझे, और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। हो सकता है कि उस उपाय को करने के दौरान तुम्हारी जान भी चली जाए। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं, पर आप जिस तबाही के बारे में बात कर रहे हैं, बस वो नहीं होनी चाहिए। लाखों लोगों की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। बरसों पहले एक भयानक तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रिया के जरिए एक मासूम लड़की के साथ रिश्ता बनाकर उसके पेट से जन्म लिया था।
इस तरह से वो अपने जैसे लोगों की संख्या इस दुनिया में बढ़ाना चाहता था। आपके कहने का मतलब है कि शालिनी के पेट से भी उस शैतान को जन्म लेना है, इसलिए उसने उसके साथ ये सब किया है। ठीक पहचाना तुमने। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सिंदूर दूंगा जिसे तुम्हें ले जाकर उस लड़की के पेट पर लगाना होगा। क्या ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं उर्मिला, ये सब इतना आसान नहीं। उस लड़की के पेट पर सिंदूर लगाने के बाद तुम्हें उसका पेट काटकर उस हैवान को बाहर निकालना होगा। नहीं पंडित जी, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं भला एक जिंदा लड़की के पेट को अपने हाथों से कैसे काट सकती हूँ? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ ही दिनों में वो हैवान उस लड़की के शरीर से जन्म लेगा और उसके शरीर के सारे खून को पीकर अपनी ताकत को बढ़ाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे इस पूरे शहर को तबाह कर देगा। यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं उसके पेट को काट दूंगी तो क्या वो जिंदा बच पाएगी? अगर शालिनी को कुछ हो गया तो, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा उर्मिला, तुम्हें अपने मन को पक्का करके ये काम करना ही होगा। सिंदूर लेने के बाद उर्मिला झोपड़ी से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी पंडित जी ने उसे पीछे से आवाज देकर रोका। उर्मिला, उस लड़की का पेट काटकर हैवान को बाहर निकालना ही काफी नहीं होगा। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये सब करते हुए उस बच्चे का जो आधा बूढ़े का शरीर है उस पर सिंदूर की एक बूंद भी ना लगने पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हें और बाकी सबको कच्चा खा जाएगा। पंडित जी की बात सुन उर्मिला की आंखें फटी रह गई और उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। फिर भी उसने हिम्मत की। ठीक है पंडित जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस हैवान को वहीं के वहीं खत्म कर पाऊं। इसके बाद उर्मिला तेज कदमों के साथ घर वापस आती है। दिन बीतता है, रात का अंधेरा छाने लगता है। शालिनी खाना खाकर सोने चली जाती है और उर्मिला लगातार उसके गहरी नींद में सो जाने का इंतजार करने लगती है, जिसके बाद उर्मिला दबे कदमों से शालिनी के कमरे में पहुंच गई। मुझे ये करना ही होगा। अब उर्मिला ने धीरे धीरे शालिनी के पेट पर पंडित जी का दिया सिंदूर लगाना शुरू किया। उर्मिला के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसके एक हाथ में चाकू था जिससे वो पेट काटने वाली थी। उर्मिला ने एक नज़र शालिनी के चेहरे की तरफ देखा और फिर डरते हुए उसके पेट पर चाकू चलाना शुरू किया। कमाल है, मैं इसका पेट काट रही हूँ और ये आराम से सो रही है। इसे दर्द नहीं हो रहा क्या? तभी अचानक उर्मिला के कानों में बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा पर वहां पर कोई नहीं था, बस रोने की आवाज लगातार आ रही थी। उर्मिला बिना रुके लगातार शालिनी के पेट को काटती रही। उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि सिंदूर बच्चे के बूढ़े आदमी वाली शरीर के हिस्से पर ना लगे। कुछ ही देर में वो हैवानी बच्चा उर्मिला के हाथों में था। उसने बड़ी ही सावधानी से उस बच्चे को बाहर निकाला और पंडित जी के कहे अनुसार उसे घर से दूर जलाने के लिए ले गई। पर तभी उसके सामने वही बूढ़े शरीर और बच्चे के चेहरे वाला बच्चा आ गया। अपनी गोद में और सामने भी बच्चे को देखकर उर्मिला हैरान रह गई। मुझे मारोगी? मुझे इतनी हिम्मत कैसे आ गई तुम्हारी? तुम पैदा नहीं हुए हो और मुझे पता है जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हो जाता तो मुझे कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलते ही उर्मिला तुरंत उस बच्चे को घास के ढेर पर फेंककर उसमें आग लगा देती है, जिसके तुरंत बाद वो बूढ़े आदमी के शरीर और बच्चे के चेहरे वाला अजीब तांत्रिक का भूत भी वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद उर्मिला घर पहुंचती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि शालिनी का पेट अपने आप जुड़ चुका था। शुक्र है भगवान का और उन पंडित जी का, अब सब ठीक हो जाएगा। सुबह शालिनी सोकर उठती है तो अपना पेट देख बुरी तरह घबरा जाती है। चाची, चाची ये सब क्या हो गया? मेरा पेट अचानक कम कैसे हो गया? मेरा बच्चा कहाँ गया चाची? बेटी, वो बच्चा नहीं एक खतरनाक तांत्रिक था जो तुम्हारी कोख से जन्म लेकर सबको मार देना चाहता था। वो पैदा होते ही तुम्हारी जान भी ले लेता, इसलिए मैंने पंडित जी के बताए उपाय से उसका खात्मा कर दिया है। अब सब ठीक है। शालिनी को उर्मिला की बात समझ में नहीं आती, जिसके बाद शालिनी को
पूरी बात उर्मिला आराम से समझाती है। अब वो दोनों ही भगवान का शुक्र अदा करती हैं और एक साथ रहने लगती हैं।